नमस्कार दोस्तों। किस्सा बाजार में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विवेक जेटली। दोस्तों, ये वो जगह है जहां आपको आम जिंदगी से जुड़े किस्से, किरदार और कहानियां सुनने को मिलेंगी। हमारे इस चैनल पर पहली कहानी है संतोष। इस कहानी के लेखक हैं दिलीप कापसे, जिन्होंने सतपुड़ा के जंगलों में अपना बचपन गुजारा है। इस दौरान कई सारे कस्बाई किरदारों से उनका सामना हुआ। बहुत कुछ ऐसा घटा जो उनके मन पर अंकित हो गया। बचपन की बहुत आम से लगने वाली ये घटनाएं उनके नजरिए से देखने पर बहुत खास बन जाती हैं। संतोष भी इनमें से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। संतोष उस वक्त कोई 27-28 बरस की रही होगी। वो 2 बच्चों की मां थी और शादीशुदा औरतों की तरह उसके जिस्म पर भी जगह जगह से चर्बी लटक आई थी, लेकिन दूध सी रंगत, कमर तक लंबे बाल और कटीले नैन नक्श उसे अपने साथ की बाकी औरतों से बहुत अलग करते थे। रंग इतना उजला था कि उसके चेहरे पर उभरे मुहासे भी बिल्कुल सुर्ख नजर आते थे। संतोष का पति कोल माइंस में काम करता था और देखने से ही समझ आ जाता था कि वो एक उम्र दराज आदमी है। कह सकते हैं कि वो एक हद दर्जे की बेमेल जोड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी उस बेमेल जोड़ी ने 2 बेहद खूबसूरत बच्चे पैदा कर लिए थे। भूरे बालों वाले और अपनी मां की ही तरह खूब उजले बच्चे। वो गर्मियों के दिन थे। शाम को धूप का असर कम होते ही आम कस्बाई लड़कों की तरह मैं और मेरे बाकी दोस्त गेंद और बल्ला उठाकर मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंच जाते थे। संतोष भी अक्सर उसी वक्त अपने बच्चों को साथ लेकर मैदान की तरफ आ जाती और उन्हें खेलता छोड़कर खुद आस-पास टहलती रहती। मैं कद में अपने दोस्तों से लंबा था, इसीलिए मेरा कैप्टन मुझे बाउंड्री पर फील्डिंग के लिए भेज देता था। कई बार ऐसा होता कि बाउंड्री पर फील्डिंग करते वक्त गेंद मेरे सिर के ऊपर से बाहर चली जाती और संतोष अपनी हद में आई गेंद उठाकर वापस मेरी तरफ उछाल देती। गेंद को पकड़ने और वापस मुझे देने में कभी कोई खास बात नहीं नजर आई, सिवाय इसके कि मोहल्ले की दूसरी चिल्ला चोट करने वाली औरतों से अलग उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान खिली रहती थी और इसलिए उसे वहां देखना मेरे लिए एक अच्छा एहसास होता था। जवाब में मैं भी धीमे से मुस्कुरा देता। ये उसे शुक्रिया कहने का मेरा अपना तरीका था, जो शायद वो बखूबी समझती थी। खुद मेरी भी उम्र उस वक्त 14-15 साल से ज्यादा की नहीं रही होगी। उसके पास खेलते उसके उन 2 बच्चों को देख मेरे मुंह से संतोष के लिए हमेशा आंटी शब्द ही निकलता था, लेकिन मुझसे कुछ साल बड़े लड़कों के लिए तो वो सिर्फ भाभी जी थी। उसकी चटक रंग की साड़ी से उसे भीड़ में भी बिल्कुल अलग से पहचाना जा सकता था। साड़ी का पल्लू बड़े ही बेतरतीब ढंग से उसके सीने पर लटकता रहता। वो पल्लू कभी कुछ छिपा लेता तो कभी कुछ दिखा भी जाता था। इसका नतीजा ये होता कि उस मैदान में खेलते जवान और कुछ जवान हो रहे लड़कों की नजर रह रहकर उस भरी पूरी औरत पर ही जम जाती। ऐसा अक्सर होता था कि मेरे साथ के कुछ लड़के कई बार संतोष को लेकर धीमी आवाज में भद्दी बातें भी कह देते थे। शायद उसने कई बार उन बातों को सुना भी हो और सुनकर अनसुना भी कर दिया होगा।
खेल के दौरान भी संतोष के किरदार को लेकर खूब किस्से सुनाए जाते और मैं भी बस सुन ही लेता था। उड़ते किस्सों को मैंने हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने में ही भलाई समझी और उस उम्र में मैं भी कुछ ऐसा ही था। मेरे बाकी दोस्तों के पिताओं की तरह ही मेरे पिताजी भी सरकारी मुलाजिम थे और रहने के लिए हमें सरकारी क्वार्टर्स मिले हुए थे। ऐसे क्वार्टर्स में रहने का फायदा यह होता है कि बिजली पानी के बिल नहीं आते थे। नुकसान बस इतना सा होता था कि बिजली की कटौती बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती थी। लेकिन हमारे जैसे कस्बाई लोग बिजली कटौती का भी भरपूर इस्तेमाल करना जानते थे। होता यूं कि शाम की कटौती के दौरान औरतों को घंटे भर के लिए किचन से छुट्टी मिल जाती, मर्दों को मौका मिल जाता पड़ोसियों के साथ गप्पे उड़ाने का और उनके जवान लड़के लड़कियों के पास पूरा चांस होता था नैन लड़ाने का। जहां तक मेरी और मेरे दोस्तों की बात है तो हमारे पास बात करने के लिए क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं होता था। हम लोग तो बस तेंदुलकर की इनिंग्स के आसपास ही भटकते जवान हो रहे थे। उस रोज भी बिजली की कटौती होते ही हमारे मोहल्ले से लेकर मैदान तक ऐसा ही कुछ सीन शुरू हो गया। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगा दी थी और अपने अकेले दम पर इंडिया को शारजा कप के फाइनल में पहुंचा दिया था। हमें इंतजार था तो बस फाइनल में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने का। हम सभी दोस्त आने वाले मैच में हो सकने वाली तमाम बातें कर रहे थे कि तभी कुछ आवाजें हमारे कानों से टकराई। शुरुआत में हमने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि ऐसा शोरगुल हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती थी। मैदान के पास ही एक स्कूल था और उस तरफ अंधेरे में खड़े कुछ लड़के किसी के साथ गाली गलौज करते सुनाई दिए। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, वहां से कुछ औरतों की भी आवाजें आने लगी। छोटे कस्बों में वैसे तो ऐसी चिल्ला चोट और गाली गलौज दिन में 10 दफा हो जाती है, लेकिन तब भी लोग मजा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। फिर हम तो जवान होते लड़के थे और हमारा तो हक पहले बनता था। किसी खास तरह के तमाशे की उम्मीद लिए हम सभी दोस्त एक साथ स्कूल की तरफ बढ़ते चले गए। हम जैसे जैसे करीब पहुंचते गए, हमारे कानों में एक से बढ़कर एक जनाना गालियां पड़ने लगी। जब जगह पर पहुंचे तो मैंने देखा कि कुछ 7-8 लड़कों ने एक अकेले लड़के को घेर रखा था और वो बेचारा दोनों हाथों से अपनी पतलून पकड़े हुए उस भीड़ से छूटकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसे कभी इधर धकेला जाता तो कभी उधर धकेला जाता। वो कभी दाएं गिरता तो कभी बाएं गिरता। फिर आखिर में थक कर वो वहीं जमीन पर बैठ के दहाड़े मारकर रोने लगा। इससे पहले कि हम उसे बचाने के लिए कुछ कर पाते, मुझे औरतों की गालियों का ख्याल आया। मैं और मेरे दोस्त स्कूल के बरामदे की ओर बढ़े, जहां कुछ औरतें मिलकर एक दूसरी औरत पर जमाने भर की गंदी और नंगी गालियां बरसाए जा रही थी। एक ने उसके बाल पकड़कर पूरी ताकत से खींचे तो दूसरी ने उसे छिनाल कहकर उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वो औरत शरीर पर पड़ती मार सहती और गालियों की परवाह किए बिना उन सब से उसे वहां से जाने देने की मिन्नतें कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरे पति मुझे जान से मार डालेंगे, मैं जहर खा लूंगी और ना जाने कितना कुछ वो कहती ही जा रही थी। मगर गालियां और थप्पड़ों की उस बारिश में उसके किरदार की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसका ब्लाउज लगभग खुला हुआ था और उसकी छातियों को छुपाने में नाकाम लग रहा था। अपना आधा नंगा जिस्म छुपाने के लिए वो अपनी साड़ी को बार बार ऊपर की तरफ लपेटती, लेकिन उसके पास खड़ी एक मोटी सी औरत हर बार जबरदस्ती उसकी साड़ी नीचे खींच देती। बड़ी अजीब बात थी। एक औरत को कुछ औरतें ही मिलकर बार बार नंगा कर रही थी। बेशक वहां अंधेरा था,
लेकिन रोजाना नजर आने वाले चेहरों को अंधेरे में पहचान लेना मुश्किल नहीं होता। मैंने भी आखिरकार उसे पहचान लिया। वो संतोष ही थी। रोज शाम को मुस्कुराने वाले चेहरे से अलग उस वक्त वो बहुत घबराई और डरी सी थी, मानो जैसे शर्म में डूबी जा रही हो। दोस्तों, क्या संतोष औरतों की उस भीड़ से बच पाई और उसके इस तरह किसी गैर लड़के के साथ पकड़े जाने पर उसके पति ने आखिर क्या किया? ये जानने के लिए आप कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करिए, जो बहुत जल्द आपके सामने होगा। और हाँ, हमारा ये चैनल किस्सा बाजार जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी आपके पास फौरन पहुंचे। शुक्रिया।